आज मैं आपको नासिक के चिवड़ा इस एग्जाम्पल के साथ में ये समझाता हूँ कि सस्टेनेबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और कैसे आप इसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके आपके बिजनेस को डिजिटली और फिजिकली ग्रो कर सकते हो। जो ओनर्स थे वो अपने चिवड़ा को बेचना चाहते थे सोशल मीडिया पे, तो दे कम अप टू अस और उनका कहना था कि फेसबुक पे ये सेल करना है हमें। तो समवेयर वी नो कि कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग वन कस्टमर 1,500 के करीबन रह सकती है फूड बिजनेस के लिए। तो हमने बोला देखो ये पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे इसका मार्केटिंग। बट देन द ओनर वाज कि नहीं, हमें बिजनेस का मार्केटिंग करना जरूरी है क्योंकि हर कॉम्पिटिटर मार्केट कर रहा है, अगर हमने मार्केटिंग नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे। तो दैट इज क्वाइट लॉजिकल। फिर हमने क्या किया, हमने बोला ठीक है हम मार्केटिंग करते हैं, पर इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट 601 पैकेट हम होम बेस्ड वुमेन्स को टारगेट करेंगे और उनको हम ये जो पैकेट है ये 450 रुपये में बेचेंगे, पर मिनिमम क्वांटिटी 5 किलो का रखेंगे। मतलब 5 किलो का पैकेट है जो वो वुमन आगे सेल करेगी तो 750 उनका प्रॉफिट होगा और 750 ब्रांड का प्रॉफिट होगा, विच वॉट क्वाइट लॉजिकल। तो 750 रुपया पहले, 700 दूसरा, 750 तीसरा, 750 चौथा, फोर्थ मंथ में जाते जाते ये कॉस्ट ब्रेक इवन पे आ गया। और अगर हम पूरा साल देखेंगे तो पूरे साल में 6,500 के करीबन प्रॉफिट आ रहा था हर एक वुमन से, रीसेलर से। तो जो भी हम खर्चा कर रहे थे मंथ ऑन मंथ मार्केटिंग के ऊपर, वो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिटेबल था कंपनी के लिए। तो ओनर एकदम टेंशन फ्री हो गया और उसने बिंदास पैसा खर्चा किया उसके मार्केटिंग के ऊपर। कि आपके पास में फाइनल बिजनेस स्ट्रेटेजी ना हो, फाइनल वो तरीका नहीं हो जिससे आपका मार्केटिंग सस्टेनेबल बन सकता है, पर आपने इस डायरेक्शन में शुरू जरूर करना चाहिए। आपको पक्का आज या कल थोड़े दिनों में पता चल जाएगा कि कैसे आप आपके मार्केटिंग एक्सपेंसेस को सस्टेनेबल बना सकते हो। दूसरा, ये जो 3.5 महीने का जो टाइम था ना, जब मार्केटिंग एक्सपेंसेस ब्रेक इवन से पहले कि हमने खर्चा ज्यादा किया है और जो रेवेन्यू कम है, ये जो पीरियड था ना 3.5 महीने का, ये जितना बड़ा होगा ना उतना अच्छा है, क्योंकि जितना बड़ा ये पीरियड होगा उतने कम कॉम्पिटिटर्स इसको करने की हिम्मत रखेंगे। उनको ये सारा साइकोलॉजी पता नहीं है तो वो लोग नहीं करेंगे इस टाइप का एक्सपेंडिचर जब तक उनके पास में कोई अच्छा मार्केटिंग प्लान नहीं हो। तो अगर आपके पास में आपका अच्छा मार्केटिंग प्लान हो तो जरूर आपने इस पे फोकस करना चाहिए, और ये टाइम जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा अच्छा होता है। थर्डली, टारगेट ऑडियंस। कभी कभी डायरेक्ट हमारे कस्टमर्स को टारगेट करने से अच्छा होता है हम एक नेटवर्क बिल्ड करें या एक रिकरिंग सोर्स को टारगेट करें। उससे बिजनेसेस को बहुत फायदा मिलता है और ये अलग अलग टाइप में हो सकता है, इसके अलग अलग तरीके होने के। तो आप जरूर इसके बारे में सोचना और इसके ऊपर फोकस करना। अगर इस एग्जाम्पल से आपको कुछ समझ में आया रहेगा तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बिजनेस ऑल्सो। अगर आप अपने बिजनेस के लिए इसी तरीका का कोई सस्टेनेबल मार्केटिंग एक्सपेंस वर्क अराउंड कर सकते हो तो लॉन्ग टर्म में आपकी ब्रांड भी इनके ब्रांड की जैसी ग्रो होगी। और आप जरूर इस बारे में सोचना और इस चीज को आप अपने बिजनेस में पक्का इंप्लीमेंट करना। आज इस फूड ब्रांड के एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको ये समझाता हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन स्ट्रेटेजीज को कॉम्बिनेशन में यूज करके आप कैसे अपने सेल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये एक फूड ब्रांड है जिनके प्रोडक्ट चीजी डिप विद नाचोस है। इनके प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर में होते हैं और इनका सेल्स भी अच्छा होता है, पर हर डिपार्टमेंटल स्टोर से नहीं। कुछ स्टोर्स से इनका सेल्स अच्छा रहता है और कुछ स्टोर्स में ये स्लो मूविंग रहता है। इनके प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, कस्टमर्स के रिव्यूज अच्छे हैं और कस्टमर का रिपीट परचेज भी अच्छा है, पर सारे स्टोर्स में नहीं, कुछ स्टोर्स में। जिस स्टोर में इनका प्रोडक्ट लेस सेल होता था उन स्टोर में इन्वेंट्री का प्रॉब्लम होता था। इन्वेंट्री हमेशा पड़ी रहती थी जिसकी वजह से प्रोडक्ट एक्सपायर होता था और एक्सपायर प्रोडक्ट का सारा लॉस कंपनी को बेयर करना पड़ता था। जब इन्होंने क्लोजली एनालाइज किया इस सिचुएशन को तो उनको ये समझ में आया कि जो इनके प्रोडक्ट का प्राइस रेंज है जो कि करीबन 100 रुपीज था, उसमें प्रिंगल्स करके भी एक प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट जिस जिस डिपार्टमेंटल स्टोर में अच्छे से सेल होता है, फास्ट मूविंग है, वहां पे इनका प्रोडक्ट भी अच्छे से सेल हो रहा था।
तो इस एनालिसिस के बेसिस में इन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर्स को सेग्रीगेट किया और अकॉर्डिंगली अपना इन्वेंट्री रखना शुरू किया, जिससे इनके लॉसेस काफ़ी हद तक कम हो गए। इन्होंने सेल बढ़ाने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी यूज़ किया। इन्होंने कस्टमर डेटा कैप्चर करना शुरू किया। इन ऑर्डर टू कैप्चर कस्टमर डेटा, हर स्टोर के ऊपर एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव 3 दिन के लिए खड़ा रहता था और सेल्स करता था। जब वो सेल करता था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑफर्स दिया करता था, जिसकी वजह से कस्टमर्स अपना डेटा जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस इन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को देते थे। हर सेल्स स्टोर पे जब ये रिप्रेजेंटेटिव अप्रॉक्सीमेटली 3 दिन के लिए खड़ा रहता था तो उसमें उसको 600 से 700 कस्टमर्स का डेटाबेस आराम से जनरेट हो जाता था। आफ्टर 3 डेज ये सेल्स पर्सन दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर पे मूव कर जाता था। ऐसे कर करके वो कस्टमर का डेटा कलेक्ट करता था। फिर इस कस्टमर डेटा पे ये कंपनी डिजिटल मार्केटिंग से, जैसे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप से, ईमेल से, टेलीकॉलिंग से अलग अलग ऑफर्स दिया करती थी। इन ऑफर्स को अवेल करने के लिए, प्रोडक्ट्स परचेस करने के लिए उस स्टोर पे कस्टमर्स जाते थे और उस स्टोर्स का सेल बढ़ जाता था। इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके इन्होंने अपने सेल्स को मल्टीप्लाई किया। फिर आगे हर स्टोर के लिए ये एक्सरसाइज इन्होंने 3 महीने तक रन की। 3 महीने में सारे कस्टमर्स का डेटा इनके पास में आता था और वो उनको ऑफर्स देते थे और वहाँ पे ऑफर्स देने की वजह से प्रोडक्ट का सेल बढ़ता था। ऐसे स्टोर बाय स्टोर करते हुए इन्होंने पूरे एरिया का सेल्स इंक्रीज किया और इसके साथ में उनका एक कस्टमर्स का डेटाबेस भी जनरेट हो गया, जिनको कभी भी प्रोडक्ट में आने वाला कोई भी नया अपडेट दे सकते हैं, कोई भी नया ऑफर दे सकते हैं। तो ओवरऑल उस रीजन का उनका सेल्स काफ़ी बढ़ गया। प्लस इस कस्टमर डेटाबेस होने के वजह से अगर ये अपना कोई नया फ्लेवर लॉन्च करते हैं, कोई नया ब्रांड लॉन्च करते हैं या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो इनके लिए बहुत ईजी था उन कस्टमर्स तक पहुँचना जो उनके एक्चुअल फॉलोअर्स, एक्चुअल फैंस थे, जिसका उनको बहुत फ़ायदा मिलता था। आज हमने ये सीखा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर कंबाइंड स्ट्रैटेजी यूज़ की जाए तो सेल्स इंक्रीज इजीली हो सकता है और इट विल आल्सो रिजल्ट इनटू अ सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ। आज मैं आपको इस ई कॉमर्स बिजनेस के एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाता हूँ कि आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये जो ओनर था ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में डील किया करता था। इसने अपने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट खोला और वो उसको ऑपरेट कर रहा था। 1 साल इस वेबसाइट को ऑपरेट करने के बाद में उसको ये समझ में आया कि जितना वो कमा रहा था उस वेबसाइट में से, उससे ज़्यादा तो उसके ऊपर स्पेंड कर रहा था। तो वो थोड़ा कंफ्यूज था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसने किस प्रोडक्ट को बेचना चाहिए इस ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर, किस प्रोडक्ट को बेचे और किस प्राइस में बेचे। एट दिस पॉइंट जब हम उनके कनेक्ट में आए, हमने ये एनालाइज किया कि उनके कुछ प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हमेशा डिमांड में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स को इस टाइप के प्रोडक्ट चाहिए रहते हैं। तो व्हाट वी डिड, हमने इन लीडिंग प्रोडक्ट्स जैसे हीरो प्रोडक्ट्स होते हैं, इन हीरो प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग एकदम नॉर्मल रखी और इनकी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफर की, जिससे कि कस्टमर उसके साथ में एक्सपेरिमेंट भी कर सके। अगर उनको पार्ट यूज करके देखना है या कहीं पे लगा के देखना है वो भी वो कर सके और छोटे कस्टमर्स भी अट्रैक्ट हो सके, जिससे कि ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द इंडस्ट्री के कस्टमर्स कवर हो जाए। मतलब जिनको भी ये सेट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए है, ये ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इंडस्ट्री के हिस्सा रहे। इसके वजह से क्या हो गया, उनके पास में एक बड़ा ही हेल्दी डेटाबेस क्रिएट हो गया ऐसे कस्टमर्स का, जिनको उन्होंने ये जो हीरो प्रोडक्ट थे ये काफ़ी कम रेट में बेचे थे, जो सबसे कम रेट में थे। और उसके बाद में उन्होंने इन सेट ऑफ कस्टमर्स को व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, टेलीकॉलिंग करके अपने जो दूसरे प्रॉफिटेबल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के प्रोडक्ट थे उनके बल्क डील साइन किए। इसके वजह से ये बिजनेस ओनर
उन कस्टमर्स का एक रेगुलर सप्लायर बन गया और फिर उनसे उसको रेगुलर ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। इस तरीके से उसने अपने इंडस्ट्री को फोकस किया और अपने बिजनेस को ग्रो करना शुरू किया। आज हमने ये सीखा कि ई कॉमर्स एक अच्छा तरीका, एक अच्छा टूल हो सकता है अगर आप उसको यूज करना जानते हो एक परफेक्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ में। प्लस आज हमने ये भी देखा कि कुछ प्रोडक्ट ई कॉमर्स पे सेल करना लॉस मेकिंग हो सकता है, पर अगर हम प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को रेगुलरली या बल्क में सेल करके इस लॉस को अगर कॉम्पेंसेट कर सकते हैं तो ई कॉमर्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। प्लस हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर कुछ प्रोडक्ट सेल करके, कुछ हीरो प्रोडक्ट सेल करके अगर हम इंडस्ट्री के कस्टमर्स का डेटा ले सकते हैं और फिर इस डेटा पे रीमार्केटिंग करके हम बल्क ऑर्डर या अपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, तो भी ई कॉमर्स बहुत अच्छे से काम करता है।